वो भाग रही थी, बिना पीछे देखे, बिना रुके। आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे किसी टूटी हुई बाल्टी से पानी। जिस हवेली में वो रहती थी, वो किसी घर से ज्यादा एक सुनहरा पिंजरा था, जहां उसकी हर सांस किसी और की इजाजत से चलती थी। उसे लगा आज वो आजाद हो जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक 4 काली गाड़ियां उसके सामने आकर रुकीं और उनमें से उतरा वो शख्स जिससे वो भाग रही थी, अरविंद कपूर। उसकी आंखों में नफरत थी, पर उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को फिर से पाले। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, ये कहानी है उस दर्द की जो एक औरत को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे और भी मजबूत बना देता है। वो बिना पीछे देखे भागती जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे किसी टूटी हुई बाल्टी से पानी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मानो सीने से बाहर निकल जाएगा। जब उसने पलटकर देखा तो समझ गई कि वो उस हवेली से बहुत दूर निकल आई है। वो हवेली जो किसी सुनहरे पिंजरे से कम नहीं थी, जहां उसकी सांसें तक उस शख्स की इजाजत पर चलती थीं, अरविंद कपूर की हवेली। रिया ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में राहत की एक झलक आई। दिल में लगा कि अब वो आज़ाद है, अब कोई उसे आदेश नहीं देगा, अब कोई उसकी जिंदगी को अपनी मर्जी से नहीं चलाएगा। लेकिन किस्मत को तो जैसे उससे मजाक करना ही था। अभी उसने 2 कदम और बढ़ाए ही थे कि अचानक 4 काले रंग की गाड़ियां तेजी से उसकी ओर बढ़ीं और उसे घेर लिया। रिया की सांसें थम गईं। जिस आज़ादी की झलक उसने अभी अभी देखी थी, वो पल में धुएं की तरह गायब हो गई। गाड़ियों के दरवाजे खुले और बाहर कई आदमी निकले, सूट बूट में काले चश्मे लगाए। हर एक की चाल में एक डर था। रिया के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। उसे पता था कि ये उसी शैतान के लोग हैं, अरविंद कपूर के आदमी। वो सोच भी नहीं पाई कि अब क्या करे। इतने में एक गार्ड ने पीछे की सीट का दरवाज़ा खोला, और जब उसने देखा कि कार से कौन उतर रहा है, उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो खुद अरविंद कपूर था, वही शख्स जिससे वो बचने के लिए इतनी दूर भागी थी। रिया के होंठ कांपने लगे, आंखों से आंसू झड़ने लगे। वो सिर हिलाते हुए बड़बड़ाने लगी, नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत छूना, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। वो उसके करीब आया, धीरे धीरे झुकते हुए उसके सामने बैठ गया। उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी, बस एक अजीब सी ठंडक थी जो डर से भी ज्यादा डरावनी थी। वो हल्के से मुस्कुराया, मेरी छोटी सी चिड़िया, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी इजाजत के बिना हवेली के बाहर कदम भी नहीं रखना। उसने उसकी ठोड़ी पकड़कर ऊपर उठाई। आवाज में मिठास थी, पर आंखों में आग। रिया का पूरा शरीर कांपने लगा। वो फूट पड़ी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना अरविंद, मुझे तुमसे नफरत है, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। उसकी कांपती आवाज हवा में गूंज उठी। अरविंद की मुस्कान जरा भी नहीं टूटी। उसने ठंडे लहजे में कहा, ऐसे कैसे जाओगी? तुम भूल गई वो डील? मैंने तुम्हें 1 महीना दिया था। अगर उस वक्त में सारे पैसे लौटा देती तो मैं तुम्हें आज़ाद कर देता, लेकिन तुम असफल रहीं। अब डील तो डील है, पूरी जिंदगी मुझे ही निभानी होगी। रिया की आंखों में नफरत थी, पर साथ ही डर भी। वो जानती थी ये आदमी किसी की नहीं सुनता। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और चिल्लाई, तुम्हें मेरी एक बात भी समझ नहीं आती? तुम इंसान नहीं, दरिंदा हो। तुमने ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। तुम जैसे लोग समाज के लिए शर्म है। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, अरविंद कपूर का हाथ उठा और उसके गाल पर जोरदार तमाचा पड़ा। आवाज जंगल की खामोशी में गूंज उठी। रिया वहीं जमीन पर गिर पड़ी। अरविंद की आंखें अब गुस्से से लाल थीं। वो झुककर बोला, अगर दोबारा मेरे खिलाफ एक शब्द भी कहा तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगा, समझी? बहुत नरमी दिखाई मैंने तुम्हारे साथ, पर अब लगता है तुम्हारे लिए सख्ती ही सही इलाज है। वो उसके बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए कार की ओर ले गया। रिया के पैर और घुटने जमीन से टकराते रहे। उसकी चीखें हवा में गुम हो रही थीं, पर वहां कोई सुनने वाला नहीं था। अरविंद के लिए ये दर्द कुछ भी नहीं था। उसे सिर्फ इतना महसूस हो रहा था कि इस लड़की ने उसकी मोहब्बत को ठुकराया है, उसके अहंकार को चोट पहुंचाई है। वो रिया को कार में धक्का देकर बिठाता है। गार्ड्स उसकी ओर देखने लगे। एक ने डरते हुए कहा, सर, अकेले जाना ठीक नहीं होगा। अरविंद ने उसकी आंखों में देखा और गार्ड चुप हो गया। वो जानता था जब मालिक की आंखों में वो आग जलती है तो कुछ कहना मतलब मौत को बुलाना होता है। कार स्टार्ट हुई और रात के अंधेरे में तेजी से निकल गई।
कार के अंदर सन्नाटा था, सिर्फ इंजन के घर घर और रिया की रुक रुक पर आती सांसें। वो कांपती हुई बोली, भगवान के लिए गाड़ी धीरे चलाओ, मुझे डर लग रहा है। अरविंद ने ठंडी हंसी के साथ कहा, डर किस बात का रिया? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हमारा एक्सीडेंट और फिर हम दोनों साथ मर जाएंगे। रिया ने गुस्से और डर से कांपती आवाज में कहा, मैं तुम्हारे साथ मरना नहीं चाहती। अरविंद ने सिर घुमाकर उसे देखा। वाह, पहली औरत देख रहा हूं जिसे अपने पति के साथ मरना मंजूर नहीं। पहले के जमाने में तो औरतें सती हो जाती थीं, और तुम हो कि जिंदा भी रहना चाहती हो और पति को भी कोसती हो। रिया चीखते हुए बोली, क्योंकि मैं तुम्हें अपना पति मानती ही नहीं और ना ही कभी मानूंगी। मेरे लिए तुम सिर्फ एक कैदी रखने वाले आदमी हो। अरविंद की आंखों में गुस्सा चमक उठा। वो बोला, इसलिए तो अब समझाने ले जा रहा हूं, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये बात घुस जाए कि मैं तुम्हारा पति हूं और तुम मेरी हो। रिया के दिल में डर समा गया। उसने कांपती आवाज में कहा, हमारी डील थी कि तुम 2 महीने तक मेरे करीब नहीं आओगे। अरविंद ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, वो डील तब तक थी जब तक तुम शराफत से रहो। ये तीसरी बार है जब तुम भागी हो। अब मेरा सब्र खत्म हो चुका है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। रिया के शरीर में कंपी दौड़ गई। वो समझ गई थी, आज की रात आसान नहीं होने वाली। अचानक अरविंद ने झटके से कार रोकी। ब्रेक की आवाज गूंज उठी और कार सड़क के किनारे रुकी। बाहर चारों तरफ घना जंगल था। चांद की हल्की रोशनी पत्तों पर पड़ रही थी। रिया डर के माले सिहर गई। ये तुम क्या कर रहे हो? अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तो आज़ादी चाहिए थी ना, लो अब मिल गई, उतर जाओ। रिया ने सिर हिलाया, मैं नहीं उतरूंगी, प्लीज मुझे यहाँ मत छोड़ो, मुझे जानवरों से डर लगता है। अरविंद ने दरवाज़ा खोला, रिया का हाथ पकड़ा और जोर से बाहर खींच लिया। तुम जैसी औरतें इज्जत की हकदार नहीं होती। आज की रात यहीं गुजारो, देखते हैं जंगल के भेड़िए तुम्हारा स्वागत कैसे करते हैं। रिया जमीन पर गिर पड़ी। उसके पैर घायल थे। अरविंद ने पीछे मुड़कर कहा, सीधे चलती रहना, आधे घंटे में हवेली दिख जाएगी। वापस आना चाहो तो मैं खुले दिल से स्वागत करूंगा। वो कार में बैठा और पलक झपकते ही वहां से चला गया। रिया अकेली रह गई। उसकी आंखों में डर और चेहरे पर बेबसी थी। दूर से जानवरों की आवाजें आ रही थी। उसका दिन जोर जोर से धड़क रहा था। पापा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ना बचपन में प्यार दिया, ना आज सहारा। भगवान से शिकायत करूंगी कि आपने मुझे इतना बेदर्द बाप क्यों दिया। आंसुओं से चेहरा भीग गया। वो लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ी और तभी झाड़ियों के पीछे से कुछ लड़कों की आवाजें आईं। अरे देखो, कितनी सुंदर लड़की है। रिया का डर अब सच्चे खतरे में बदल चुका था। वो भागने लगी, गिरे हुए पैरों से, टूटे हुए हौसले से, पर दिल में सिर्फ एक दुआ थी, भगवान बस बचा लो। रिया के कदम लड़खड़ा रहे थे। हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। जंगल की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके बदन से पसीना बह रहा था। उसके जख्मी पैर अब साथ नहीं दे रहे थे। कभी गिरती, कभी संभलती, बस भागती जा रही थी। आसमान में बादल थे, कभी कभी बिजली चमकती और उसके दिल की धड़कन दुगनी हो जाती। दूर से जानवरों की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। रिया के मन में बस एक ही डर था, अगर सच में कोई जंगली जानवर आ गया तो क्या होगा। लेकिन किस्मत को तो जैसे उसका इम्तिहान ही लेना था। अचानक सामने से कुछ आवाजें आईं, पहले धीमी, फिर तेज। हंसी, सिगरेट की गंध और कुछ बदतमीज बातें। रिया ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। 4 लड़के उसकी तरफ बढ़ रहे थे। सबके चेहरों पर गंदे इरादे साफ झलक रहे थे। एक बोला, अरे वाह यार, क्या माल मिला है आज जंगल में। दूसरा हंसते हुए बोला, भाई आज तो रात रंगीन हो जाएगी। तीसरा जो सबसे आगे था बोला, ओ बेबी, भाग क्यों रही है, हम तो बस साथ देना चाहते हैं। रिया का दिल दहल गया। वो पीछे मुड़कर भागी, लेकिन पैरों में चोट होने की वजह से गिर पड़ी। फिर उठी, फिर दौड़ी, कभी रोती, कभी चिल्लाती, कोई है, बचाओ मुझे, भगवान प्लीज। लेकिन वहां कोई नहीं था, बस 4 परछाइयां जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। एक लड़का जिसका नाम अजय था थोड़ा पीछे रह गया। उसने बाकी दोस्तों से कहा, यार छोड़ दो इसे, लग रहा है बहुत डरी हुई है, बेचारी की हालत देखो। दूसरा बोला, कब से तू दया दिखाने लगा, ये जंगल है और मौका एक ही बार मिलता है। अजय ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसे भी डर लग रहा था, न लड़की से बल्कि अपने दोस्तों की नीयत से। रिया के पैरों में ताकत नहीं बची थी। वो जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, किसे पुकारूं, कौन है जो मेरी मदद करेगा। और तभी अचानक एक तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी, किसी गाड़ी की हेडलाइट। वो अपनी आंखें ढकते हुए ऊपर देखने लगी। काले रंग की एक बड़ी गाड़ी उसके सामने आकर रुकी।
उसका दरवाज़ा खुला, भारी कदमों की आहट आई और फिर वही आवाज़ गूंजी जो उसने सुनी नहीं थी पर पहचानती थी। रिया। वो सिहर गई। ये वही आवाज़ थी, अरविंद कपूर की। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। वो कांपती हुई पीछे हटने लगी। अरविंद ने बिना कुछ कहे अपनी जैकेट उतारी और उसे रिया के ऊपर डाल दिया। रिया ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब डर से ज्यादा हैरानी थी। अरविंद की नज़र अब उन लड़कों की तरफ गई। वो चारों वहीं खड़े थे, शराब के नशे में, मगर अब डर से सूखे पड़े थे। ओए हीरो, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? उनमें से एक लड़का बोला। अबे तू कौन है रे? जा अपने काम से, वरना तेरी भी रात यहीं खत्म कर देंगे। अरविंद की आंखें लाल हो गईं। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख रही थीं। वो धीरे धीरे उस लड़के के पास गया और अगले ही पल एक जोरदार मुक्का मारा। लड़का उड़कर जमीन पर गिर पड़ा। बाकी तीनों डर के मारे पीछे हट गए। एक ने अपनी जेब से पिस्तौल निकालने की कोशिश की पर उसके हाथ कांप रहे थे। अरविंद ने ताना कसते हुए कहा, बंदूक चलाना भी आता है या सिर्फ दिखावे के लिए रखी है? वो आगे बढ़ा और अगले ही पल पिस्तौल उस लड़के के हाथ से गिर चुकी थी। एक और मुक्का पड़ा और वो बेहोश हो गया। बाकी दो लड़के डर के मारे भागने लगे पर पीछे से अरविंद के गार्ड्स पहुंच चुके थे। उन्होंने उन सब को पकड़ लिया। अरविंद ने गहरी सांस ली और बोला, तुम सबको सबक सिखाना चाहता था, पर अब तुम्हारी हालत देखकर दया आ रही है। फिर भी मेरे आदमी तुम्हारा हिसाब कर लेंगे। गार्ड्स ने उन लड़कों को खींचकर दूर ले गए। जंगल फिर से खामोश हो गया। रिया वहीं जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अरविंद धीरे से उसके पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, अब चलो, यहाँ रुकना ठीक नहीं। रिया ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में शिकायत थी। क्यों आए तुम? मुझे क्यों बचाया? अरविंद कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि तुम मेरी हो। मैं तुम्हारी नहीं हूं। तुम सिर्फ मुझे कैद कर सकते हो, पर मेरा दिल नहीं जीत सकते। अरविंद ने ठंडी हंसी हंसी। दिल की बातों में मुझे दिलचस्पी नहीं, रिया। तुम मेरी बीवी हो और मेरी बीवी को किसी और की नज़रों से देखना मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर है। रिया ने तंज भरी आवाज में कहा, अगर तुम सच में मेरी परवाह करते तो मुझे इस हालत में यहाँ छोड़कर नहीं जाते। अरविंद के चेहरे की कठोरता पल भर को ढीली पड़ी। उसने धीरे से कहा, मैंने गलती की थी, पर जो तुम्हारे साथ करने वाले थे उसे देखकर मेरा खून खौल गया। वो झुककर रिया को उठाने लगा, पर उसने मना किया, मुझे मत छुओ। अरविंद ने गहरी सांस ली, फिर भी उसे अपनी बाहों में उठा लिया। रिया ने उसके सीने पर हाथ रखकर कहा, मुझे नीचे उतारो। वो बोला, चुप रहो, चोट लगी है तुम्हें। गाड़ी हवेली की ओर चल पड़ी। रिया की आंखों से अब आंसू नहीं निकल रहे थे, शायद वो थक चुकी थी। वो बस खामोश थी। हवेली पहुंचकर अरविंद ने दाढ़ी रोकी और धीरे से कहा, उतर नहीं सकती है ना? चलो मैं उठाकर ले चलता हूं। वो उसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले गया। उसकी सिसकियां हवा में गूंज रही थी और हवेली की दीवारें जैसे उसके दर्द को सोख रही थी। अरविंद ने उसे बिस्तर पर लिटाया और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया। जब उसने उसके पैर पर मरहम लगाने की कोशिश की तो रिया ने गुस्से में कहा, खबरदार जो छुआ तो। अरविंद ने शांत लहजे में कहा, जब तुम्हें गाड़ी में उठाकर लाया तब तो नहीं बोली थी ये बातें, अब क्यों नाटक कर रही हो? रिया ने मुंह फेर लिया, क्योंकि अब होश में हूं और अब तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। अरविंद के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तुमसे बहस करना बेकार है, तुम्हें सजा देनी चाहिए थी, लेकिन मैं तुम्हारे आंसू देख नहीं पा रहा। रिया ने आंखें उठाकर देखा। उसकी आंखों में पहली बार एक पल को लगा कि इस पत्थरदिल आदमी के अंदर भी शायद कहीं नरमी छिपी है। पर अगले ही पल अरविंद बोला, लेकिन याद रखना, तुम अभी भी मेरी हो और अगर फिर से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी दुनिया ही बदल दूंगा। रिया चुप रही। उसकी आंखों से एक और आंसू लुढ़क गया। वो सोच रही थी, क्या यही किस्मत है मेरी, किसी ऐसे आदमी की बीवी होना जो मुझे प्यार नहीं बस अपना हक समझता है। अरविंद ने मरहम लगाकर धीरे से कहा, अब आराम करो रिया, बहुत हो गया आज का ड्रामा। वो खड़ा हुआ और कमरे से निकल गया। रिया चुपचाप छत की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें लाल थीं, पर उनमें नींद नहीं थी। दिल में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। रात बहुत लंबी थी। हवेली में सन्नाटा फैला हुआ था। घड़ी की टिक-टिक और रिया की सिसकियां जैसे एक साथ गूंज रही थीं। बाहर पेड़ों की टहनियों से हवा टकराती तो ऐसा लगता मानो कोई फुसफुसा रहा हो। रिया बिस्तर पर लेटी थी, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बार बार करवट बदल रही थी। हर बार जब आंखें बंद करती तो उसे वही जंगल याद आ जाता, वो भेड़िए जैसे चेहरे, वो चारों लड़के और फिर अरविंद की आंखों में जलती आग। वो उठ बैठी।
उसके होठों से बस इतना निकला, क्यों? आखिर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? वो खुद से सवाल पूछ रही थी। क्या सच में अरविंद ने उसकी मदद की थी, या फिर ये सब उसके नियंत्रण में था? क्या वो उसे डराकर फिर से अपने कब्जे में रखना चाहता था? उसके मन में 100 सवाल उठ रहे थे। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। हवेली में हर तरफ खामोशी थी। बड़ी दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टंगी थी, जिन्हें देखकर लगता था जैसे वो भी उसकी हालत पर रो रही हों। वो नीचे गई, रसोई के पास से गुजरते हुए ड्राइंग रूम तक पहुंची। वहां बड़ी कुर्सी पर अरविंद बैठा था, आंखें बंद, सिर पीछे टिकाए, हाथ में विस्की का ग्लास। कपड़ों पर मिट्टी और खून के निशान अब भी लगे थे। रिया के कदम ठिठक गए। वो कुछ पल उसे देखती रही। पहली बार उसे लगा ये वही आदमी है जो दुनिया के सामने शेर बनकर घूमता है, पर अंदर से किसी जख्मी इंसान की तरह टूटा हुआ है। वो धीरे से पलटने लगी, पर तभी अरविंद की आवाज आई, नींद नहीं आई? रिया चौंकी। वो मुड़ी तो देखा, अरविंद की आंखें खुल चुकी थीं। उसकी निगाहें सीधी रिया पर थीं। रिया ने धीमी आवाज में कहा, कैसे आती नींद? जो कुछ हुआ उसके बाद किसी को भी नहीं आती। अरविंद मुस्कुराया, कम से कम अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं बुरा इंसान नहीं हूं। रिया ने झटके से कहा, आप बुरे नहीं? जो अपनी बीवी को जानवरों के बीच छोड़ आता है वो बुरा नहीं होता? अरविंद का चेहरा कठोर हो गया। मैंने तुम्हें सिखाने के लिए छोड़ा था, सजा देने के लिए नहीं। तो सजा देने का हक किसने दिया आपको? रिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। आपको लगता है मेरे पास कोई दिल नहीं? मैं पत्थर हूं? मैं डरती नहीं, मैं टूटती नहीं? अरविंद कुछ देर चुप रहा। उसने ग्लास टेबल पर रखा और धीरे से बोला, रिया, जब किसी को अपनी बात समझाने के सारे तरीके फेल हो जाते हैं तो सख्ती ही एक रास्ता बचती है। रिया ने तीखे लहजे में कहा, और प्यार, क्या वो तरीका नहीं होता? अरविंद ठठा कर हंसा, प्यार? मेरे लिए प्यार एक कमजोरी है। जिस दिन मैंने किसी से सच में प्यार किया, उस दिन वो इंसान मुझसे छिन गया। रिया ने कुछ पल उसे देखती रही। क्या मतलब? अरविंद ने गहरी सांस ली। बहुत पुरानी बात है। एक बार मैंने किसी को सच में चाहा था। वो मेरे लिए सब कुछ थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। उस दिन के बाद से मैंने कसम खाई कि अब कभी किसी को अपने दिल के करीब नहीं आने दूंगा। रिया ने कहा, लेकिन हर लड़की एक जैसी नहीं होती। अरविंद ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हो सकती है, पर मैं अब भरोसा नहीं कर सकता। कुछ देर तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर अरविंद उठा और बोला, चलो ऊपर चलो, तुम्हारे जख्म देख लेता हूं। रिया ने इनकार किया, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। अरविंद ने ठंडी मुस्कान दी, ठीक है, मत लो मदद, पर अगर इन्फेक्शन हो गया तो खुद दोष मत देना। वो अपने कमरे में चला गया। रिया वहीं सोफे पर बैठी रह गई। उसके मन में जैसे तूफान चल रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये आदमी शैतान है या दुखी इंसान। सुबह की हल्की रोशनी खिड़कियों से अंदर आने लगी थी। रिया की आंखें बोझिल थीं, पर वो अब भी जाग रही थी। उसने धीरे से ऊपर जाकर कमरे का दरवाज़ा खोला। अरविंद अब भी सो रहा था। उसके माथे पर बाल बिखरे थे, चेहरे पर थकान थी। रिया पास गई और एक पल को ठिठक गई। इतनी शांति से सोते हुए उसने उसे पहली बार देखा था। दिल में अजीब सी हलचल हुई, फिर तुरंत खुद को संभाल लिया। नहीं रिया, ये वही आदमी है जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है, वो खुद से बड़बड़ाई। लेकिन तभी अरविंद करवट लेकर बोला, सुबह सुबह मेरे चेहरे पर नजरें जमाना बंद करो। रिया चौंकी। आप जाग रहे थे? वो मुस्कुराया। हाँ, और तुम मुझे घूर रही थी। क्या बात है, अब नजरें बदल गईं क्या? रिया गुस्से से बोली, आपको हर बात में मजाक सूझता है। अरविंद उठा और बोला, मजाक नहीं, हकीकत है। जब मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे करीब आऊंगा तो मजाक नहीं किया था। रिया पीछे हट गई। दूर रहिए मुझसे। अरविंद रुक गया। उसने कहा, डरती क्यों हो? अब तक मैंने तुम्हें छुआ भी नहीं, जब तक तुमने चाहा नहीं। रिया की आंखें भर आईं। आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे आपसे कितनी नफरत है। अरविंद ने उसकी आंखों में देखा। नफरत, वही तो एक इमोशन है जो तुम्हें अब भी मेरे साथ जोड़कर रखता है। रिया ने मुंह फेर लिया। मुझे आपसे बात नहीं करनी। वो जाने लगी, लेकिन अरविंद ने धीरे से कहा, रिया, अगर मैं सच में इतना बुरा हूं तो उस रात मेरे पास क्यों लौटी थी? क्यों नहीं किसी और के घर गई? रिया रुक गई। ये सवाल उसके दिल पर जैसे हथौड़े की तरह गिरा। उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बस तेजी से कमरे से बाहर चली गई। अरविंद वहीं खड़ा रह गया। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कुछ और था। शायद दर्द, शायद मोहब्बत, या शायद दोनों का मिला-जुला एहसास। कुछ देर बाद रिया बगीचे में गई। सुबह की धूप हल्की हल्की चेहरे पर पड़ रही थी।
वो सोच रही थी, क्या अरविंद के अंदर सच में कोई अच्छाई है या वो बस दिखावे का मुखौटा पहनता है। वो वहां खड़ी ही थी कि अरविंद पीछे से आया। आज बहुत सुंदर लग रही हो। रिया ने सिर झुका लिया। आपका ताना था या तारीफ? तुम्हारी मर्जी, वो हंसते हुए बोला। मुझे आपकी कोई बात मजाकिया नहीं लगती, रिया ने गुस्से से कहा। अरविंद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रिया, मैं तुम्हारे साथ फिर से शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें मौका देना चाहता हूँ मुझे समझने का। रिया ने उसकी आंखों में देखा। और अगर मैं नहीं चाहती तो? अरविंद बोला। तो भी तुम्हें रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें खो नहीं सकता। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से बोली। कभी कोशिश की है कि किसी को डरा कर नहीं, प्यार से अपना बनाऊं? अरविंद ने उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराया। शायद अब वो भी कोशिश कर लूं। रिया का दिल धड़क उठा। पहली बार उसके शब्दों में कुछ अलग था, जैसे पत्थर में से कोई मुलायम आवाज निकल रही हो। लेकिन वो खुद को संभालते हुए बोली, ये मत समझना कि मैं भूल गई हूं आपने मेरे साथ क्या किया। अरविंद ने सिर झुका लिया। ना, भूलने का हक सिर्फ मुझे है। वो मुड़कर चला गया। रिया वहीं खड़ी रही। हवा उसके बालों से खेल रही थी और दिल में एक अनजाना डर था कि कहीं वो उस शख्स से नफरत करते करते प्यार तो नहीं करने लगी। वो दोपहर थी। हवेली के आंगन में हल्की हल्की धूप पड़ी थी। पंछियों की चहचहाहट और हवा का ठंडा झोंका कुछ पल के लिए रिया के दिल को सुकून दे गया, लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था। वो कई दिनों से एक ही सवाल सोच रही थी। आखिर अरविंद ऐसा क्यों है? क्यों वो किसी से मोहब्बत करने के बजाय सबको अपने बस में रखना चाहता है? कभी कभी वो उसे देखती और महसूस करती कि उसके भीतर कुछ टूटा हुआ है, पर वो टुकड़े किसके थे, किसी और के या उसके खुद के, ये रिया समझ नहीं पाती थी। उस दिन हवेली में अरविंद अपने पुराने कमरे में था। कमरे की दीवारों पर बहुत सी पुरानी तस्वीरें लगी थीं। किसी में अरविंद के माता पिता, किसी में बिजनेस की मीटिंग और एक तस्वीर जिसमें एक छोटी सी बच्ची थी जिसके सिर पर अरविंद का हाथ रखा था। रिया ने चुपचाप दरवाज़ा खोला। आप क्या देख रहे हैं? उसने पूछा। अरविंद पलटा नहीं, बस बोला, अपना अतीत। रिया धीरे से उसके पास आई। कभी सोचा है, अगर उस अतीत को माफ कर दें तो आज की जिंदगी आसान हो जाएगी? अरविंद हंसा, लेकिन वो हंसी खाली थी। कुछ अतीत ऐसे होते हैं जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो आज तक जख्म की तरह चुभते हैं। रिया ने ध्यान से देखा। वो तस्वीर जिसे वो देख रहा था, उसमें एक और चेहरा भी था। वो चेहरा रिया ने पहले भी कहीं देखा था। वो याद करने की कोशिश करने लगी और तभी उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। ये तो पापा हैं। वो चौंक गई। ये मेरे पापा हैं ना? अरविंद का चेहरा सख्त हो गया। हाँ, तुम्हारे पापा, कमलेश मेहरा। रिया के दिल में सैकड़ों सवाल उमड़ पड़े। आप मेरे पापा को जानते हैं? आपका उनसे क्या रिश्ता था? अरविंद ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, रिश्ता, वो रिश्ता था भरोसे का जो तुम्हारे पापा ने तोड़ दिया। रिया ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? अरविंद ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, कई साल पहले तुम्हारे पापा मेरे बिजनेस पार्टनर थे। हम दोनों ने मिलकर कंपनी शुरू की थी। सपना था देश की सबसे ईमानदार और सफल कंपनी बनाने का, पर जब मुनाफा बढ़ा तो तुम्हारे पापा ने मुझे धोखा दिया। रिया का दिल बैठ गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पापा ऐसे नहीं थे। अरविंद ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा। ऐसे ही थे। उन्होंने सारे पैसे अपने नाम करवाए और मुझे कर्ज में डुबो दिया। मेरी फैक्ट्री जब्त हो गई। मेरे घरवालों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। मेरी माँ उसी सदमे में चल बसी। रिया की आंखें भर आईं। नहीं, मेरे पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते। अरविंद ने ठंडी आवाज में कहा, सच्चाई बदलने से झूठ सच नहीं बनता रिया। मैंने उस दिन कसम खाई थी कि उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा, और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा मुझे लगा किस्मत खुद तुम्हारे पापा का हिसाब मुझसे लेने भेज रही है। रिया के दिल में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया हो। वो कुछ बोल नहीं पाई। उसने धीरे से कहा, तो इसीलिए आपने मुझसे शादी की थी? अरविंद ने आंखें झुका ली। पहले हाँ, पर वक्त के साथ सब बदल गया। रिया के गालों से आंसू लुढ़कने लगे। आपने मुझे सजा दी मेरे पापा की गलती की। कभी सोचा मेरी क्या गलती थी? अरविंद ने धीरे से कहा, तुम्हें तकलीफ देना मेरा इरादा कभी नहीं था रिया। मैं बस बदला लेना चाहता था। लेकिन जब तुम्हें करीब से देखा तो नफरत और मोहब्बत के बीच की लाइन मिटने लगी। रिया ने कांपती वायती वॉइस में कहा, तो अब क्या चाहते हैं आप? अरविंद कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बस ये कि तुम मुझे गलत मत समझो। मैंने बहुत गलतियां की हैं, पर मैं अब भी तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता। रिया की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो उठी और जाने लगी। आप जो भी कहें, मैं बस इतना जानती हूं कि आपने मेरी दुनिया तोड़ दी है।
वो कमरे से निकल गई। अरविंद वहीं खड़ा रह गया, आंखों में दर्द और पछतावा लिए। शाम तक रिया कमरे में बंद रही। कुछ खाया नहीं, कुछ बोला नहीं, सिर्फ सोचती रही। क्या अरविंद सच बोल रहा था या फिर वो बस अपनी गलती को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है? रात को जब हवेली में सन्नाटा था, रिया ने अपने पापा का पुराना नंबर मिलाया। फोन बंद था। उसका दिल और भी भारी हो गया। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। अरविंद अंदर आया। हाथ में एक फाइल थी। ये देखो, शायद इससे तुम्हें सब समझ आए। रिया ने झिझकते हुए फाइल ली। उसमें पुराने डॉक्यूमेंट्स थे, साइन किए हुए पेपर, कंपनी के अग्रीमेंट्स और बैंक के ट्रांजैक्शन की कॉपियां। रिया ने पन्ने पलटे और आंखें चौड़ी हो गईं। सबूत साफ थे। उसके पापा ने अरविंद को धोखा दिया था। वो कुर्सी पर बैठ गई, हाथों से फाइल गिर गई। नहीं, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अरविंद ने धीरे से कहा, मैं यही कह रहा था रिया, मेरा गुस्सा गलत नहीं था, लेकिन शायद तरीका गलत था। रिया के गाल भीग चुके थे। वो बोली, आपने बदला तो ले लिया, लेकिन उस बदले में मेरी जिंदगी उजड़ गई। अरविंद ने गहरी सांस ली। मुझे अफसोस है, सच में। वो कमरे से जाने लगा, पर रिया की आवाज ने उसे रोक लिया। अरविंद। वो पलटा। रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ कर दूं, तो पहले खुद को माफ करें, क्योंकि जब तक आप अपने अतीत से बाहर नहीं आएंगे, आप किसी के साथ जी ही नहीं पाएंगे। अरविंद कुछ पल उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराया। शायद तुम सही कह रही हो। वो चला गया। रिया बिस्तर पर बैठ गई। उसकी आंखों में गुस्सा, दुख और थोड़ी समझदारी थी। अब उसे समझ आ गया था, कभी-कभी इंसान बुरा नहीं होता, बस दर्द उसे बुरा बना देता है। पर एक बात तय थी, वो अब खुद को उस दर्द का हिस्सा नहीं बनने देगी। वो अब अपनी किस्मत खुद लिखेगी। सुबह का वक्त था। धूप की हल्की किरणें हवेली के आंगन में उतर रही थी। रिया बैल्कनी में खड़ी होकर दूर आसमान को देख रही थी। उसकी आंखों में अब पहले वाले डर की जगह एक अलग सी स्थिरता थी। वो अब खुद को समझ चुकी थी। उसका दर्द अब उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत बनने वाला था। वो अब हर चीज को नए नजरिए से देखने लगी थी। हाँ, अरविंद ने उसके साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन अब उसे ये भी पता चल गया था कि वो इतना बुरा इंसान बना क्यों। उसके दिल में अब सिर्फ नफरत नहीं थी, थोड़ी समझदारी और थोड़ी हमदर्दी भी थी। वो नीचे गई। रसोई में नौकरानी सुनीता नाश्ता बना रही थी। रिया ने मुस्कुराकर कहा, सुनीता दीदी, आज मैं नाश्ता बनाऊंगी। सुनीता ने चौंक कर कहा, बिटिया, आप और नाश्ता? मालिक गुस्सा हो जाएंगे। रिया ने हंसते हुए कहा, गुस्सा हो जाने दो, कभी कभी इंसान को गुस्सा भी मीठे में मिलाना चाहिए। वो खुद रसोई में लगी रही। आटा गूंथा, पराठे बनाए, चाय तैयार की। कई महीनों बाद उसे खुद अपने हाथों से कुछ करने का सुकून मिला था। इतने में पीछे से आवाज आई, तो आज महारानी रसोई में क्या कर रही है? रिया पलटी। अरविंद दरवाजे पर खड़ा था। हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। रिया ने कहा, बस सोचा आज आप पराठे खाकर ऑफिस जाएं। अरविंद ने भौएं उठाईं। मतलब अब तुम मेरी चिंता करने लगी हो? रिया ने जवाब दिया, चिंता नहीं, आदत समझ लो। दोनों के बीच एक पल की खामोशी रही। फिर अरविंद ने कुर्सी खींची और बैठ गया। रिया ने प्लेट में पराठे रखे और कहा, ये खाते हुए गुस्सा नहीं करना, क्योंकि इसमें नमक दिल से डाला है। अरविंद हंसा, अगर जहर भी डाल दो तो शायद अब मैं मुस्कुराकर खा लूं। रिया ने उसे देखा। पहली बार उसकी हंसी में दर्द नहीं, एक सच्ची इंसानियत झलक रही थी। नाश्ते के बाद दोनों बगीचे में चले गए। रिया ने धीमे से पूछा, आप कभी अपने पापा से मिले थे? अरविंद ने गहरी सांस ली। नहीं, जब मैं 10 साल का था तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। माँ ने अकेले मुझे बड़ा किया। तभी से मैंने ठान लिया था कि कभी किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा। रिया ने कहा, और जब किसी को प्यार मिला तो आपने खुद उसे दूर कर दिया। अरविंद ने उसकी तरफ देखा। तुमसे पहले जिसे चाहा था उसने पैसों के लिए धोखा दिया। शायद इसलिए अब जब भी कोई मेरे करीब आता है, मुझे लगता है वो भी मुझसे कुछ ले जाएगा। रिया चुप रही। कुछ पल बाद बोली, लेकिन सब ऐसे नहीं होते, कुछ लोग बिना वजह भी साथ रहते हैं। अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम भी उन्हीं में से एक हो क्या? रिया ने आंखें झुका ली। शायद। दिन बीतते गए। हवेली में अब पहले जैसी खामोशी नहीं थी।
रिया कभी बगीचे में फूल लगाती, कभी नौकरों के साथ हंसी मजाक करती। अरविंद उसे दूर से देखता और हर बार उसके चेहरे की मुस्कान उसके दिल की बर्फ को थोड़ा पिघला देती। एक शाम रिया को तेज बुखार हो गया। नौकरों ने अरविंद को बताया। वो तुरंत उसके कमरे में पहुंचा। रिया बिस्तर पर लेटी थी, चेहरा लाल, होंठ सूखे हुए। अरविंद ने डॉक्टर बुलवाया, फिर खुद उसके माथे पर ठंडा पानी लगाया। रिया ने आंखें खोलीं और कहा, अब आप डॉक्टर भी बन गए? अरविंद ने मुस्कुराकर कहा, जब मर्ज की वजह खुद हूं तो इलाज भी तो मुझे ही करना होगा। रिया हल्का सा हंसी। आपके मुंह से ऐसे शब्द अच्छे लगते हैं। डॉक्टर ने आकर दवाई दी और कहा, थोड़ा आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरविंद सारी रात उसके पास बैठा रहा। पहली बार उसने महसूस किया कि उसके अंदर की कठोरता अब कम हो रही है। रिया को तकलीफ में देखकर उसे खुद तकलीफ हो रही थी। सुबह जब रिया की आंखें खुली तो देखा अरविंद वहीं सोफे पर सो गया था। उसके हाथ में अब भी गीला रुमाल था। रिया के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। वो उठकर धीरे से उसके पास गई और उसके ऊपर कंबल डाल दिया। वो कुछ पल उसे देखती रही। वो आदमी जो कभी राक्षस लगता था, आज किसी मासूम बच्चे जैसा लग रहा था। दिनों दिन दोनों के बीच का रिश्ता बदलने लगा। अब झगड़े कम और बातें ज्यादा होने लगी। रिया उसके साथ चाय पीती, कभी कभी पुराने गाने सुनते। अरविंद की आंखों में अब गुस्से की जगह एक नरमी आने लगी थी। लेकिन कहानी यहीं रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि जिंदगी जब भी मुस्कुराहट देती है तो उसके पीछे कहीं कोई तूफान छिपा होता है। एक दिन अरविंद ऑफिस से लौटा तो उसका मूड बहुत खराब था। रिया ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? अरविंद ने फाइल टेबल पर फेंकी। तुम्हारे पापा ने एक और धोखा दिया था जो अब सामने आया है। रिया चौंक गई। क्या? अरविंद ने गुस्से में कहा, वो जमीन जिस पर अब हमारी फैक्ट्री है वो भी मेरे नाम की थी, लेकिन तुम्हारे पापा ने वो दस्तावेज बदल दिए थे। रिया के दिल में जैसे किसी ने फिर से जख्म खोल दिया। वो रो पड़ी। कृपया मेरे पापा को अब छोड़ दीजिए, वो अब इस दुनिया में नहीं है। आपका बदला तो पूरा हो गया, अब किस बात की सजा दे रहे हैं मुझे? अरविंद की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। वो चिल्लाया, तुम समझती नहीं रिया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया था उनकी वजह से, और अब जब भी मैं कोशिश करता हूं किसी को दिल से अपनाने की तो वही यादें मुझे रोक लेती हैं। रिया ने धीमे स्वर में कहा, आप खुद को कैद में रखे हुए हैं और मुझे भी उसी कैद में घसीट लिया है। पर याद रखिए, प्यार जब डर में बदल जाए तो वो प्यार नहीं रह जाता। अरविंद ने उसकी तरफ देखा पर कुछ बोला नहीं। वो बस कमरे से चला गया। रिया वहीं बैठी रही, टूटे हुए दिल के साथ, लेकिन अब पहले जैसी कमज़ोर नहीं थी। वो जानती थी कि अब वक्त आ गया है जब उसे खुद अपनी जिंदगी की दिशा तय करनी होगी। उस रात उसने अपने कमरे की खिड़की खोली, आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, माँ, अगर आप सुन रही हैं तो मुझे अब हिम्मत देना। मैं अब और किसी की कैदी नहीं रहना चाहती। हवा के झोंके से पर्दा हिला, जैसे किसी ने उसकी बात सुन ली हो। रात बहुत शांत थी, पूरा महल जैसे किसी रहस्य में डूबा हुआ था। खिड़कियों से आती ठंडी हवा कमरे में फैल रही थी, पर रिया के दिल में एक तूफान मच चुका था। उसने बैग निकाला, थोड़े कपड़े रखे और एक चिट्ठी लिखने बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे, पर मन मजबूत था। कल तक जो लड़की डर के साये में जीती थी, आज वही अपने हक के लिए लड़ने को तैयार थी। वो लिख रही थी, अरविंद, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो तुम मुझे एक राक्षस लगे थे, पर वक्त के साथ मैंने जाना कि तुम्हारे अंदर का दर्द ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैंने कोशिश की थी तुम्हें समझने की, पर अब मुझे खुद को समझना है। मैं जा रही हूं, क्योंकि अब मुझे खुद को ढूंढना है। और हाँ, अगर कभी दिल से मुझसे बात करना चाहो तो नफरत के बिना करना। उसने पेन रख दिया, आंखों से कुछ बूंदें गिरी, लेकिन वो आंसू नहीं थे, वो आज़ादी की शुरुआत थे। सुबह हुई, रिया ने बैग उठाया, धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला। हवेली के बाहर की हवा आज कुछ अलग थी, हल्की ठंडक, लेकिन उसमें आज डर नहीं था, बस सुकून था। वो दरवाजे तक पहुंची ही थी कि पीछे से आवाज आई, कहाँ जा रही हो रिया? वो जानी पहचानी आवाज थी। रिया का दिल धड़क उठा।
वो पलटी। वहां अरविंद खड़ा था, सफ़ेद शर्ट में, नींद भरी आंखों के साथ। पर उसकी आंखों में एक डर भी था, जैसे वो समझ चुका हो कि अब कुछ खोने वाला है। रिया ने शांत आवाज में कहा, जाने दो अरविंद, अब मुझे जाना ही होगा। अरविंद ने कदम बढ़ाए। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। रिया ने दृढ़ता से कहा, आप गलत है। मैं हमेशा से आपकी कैद में थी, पर आज मैं आज़ाद हो रही हूं। अरविंद ने गुस्से से कहा, रिया तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रिया ने कहा, रहना सीखो, क्योंकि जब प्यार का मतलब किसी को रोकना हो जाए तो वो प्यार नहीं जुनून बन जाता है, और मैं अब किसी के जुनून का हिस्सा नहीं बनना चाहती। अरविंद के कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखें भर आईं। कहा, रिया, मैंने तुमसे सच में प्यार करना शुरू कर दिया था। रिया ने आंखों में आंसू रोकते हुए कहा, प्यार तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसमें इज्जत ना हो। आपके प्यार में डर ज्यादा है, भरोसा नहीं। वो जाने लगी, पर अरविंद ने धीरे से कहा, एक मिनट, अगर मैं कहूं कि तुम्हारे पापा ने मुझे धोखा नहीं दिया था तो? रिया रुक गई। क्या मतलब? अरविंद ने गहरी सांस ली। कल रात मुझे पुराने दस्तावेजों में कुछ मिला। असल में तुम्हारे पापा ने मेरे नाम का सारा हिस्सा कंपनी में रखा था। वो बैंक से लिया गया लोन चुका नहीं पाए तो मजबूरी में मेरे हिस्से से भी गिरवी रख दिया। वो मुझे धोखा नहीं दे रहे थे, वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। रिया के होंठों से बस इतना निकला, क्या सच? अरविंद ने सिर झुका लिया। हाँ, और अब मुझे समझ आया कि जिससे मैं नफरत करता रहा वो दरअसल मेरी माँ की तरह मुझसे बेइंतहा फिक्र करता था। रिया की आंखों में आंसू भर आए। वो कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, तो अब आप क्या करेंगे? अरविंद ने थकी हुई आवाज में कहा, अब कुछ नहीं। अब मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा, न तुम्हें न खुद को। मैंने जितना खोया वो मेरे कर्मों का फल था। शायद अब वक्त है माफी मांगने का। रिया का दिल पिघल गया, पर उसने खुद को संभाला। आपसे अब गुस्सा नहीं है, पर मुझे खुद को खोजने जाना होगा। अरविंद ने उसकी ओर बढ़कर कहा, क्या मैं तुम्हें रोक सकता हूं? रिया ने हल्की मुस्कान दी। रोकने की कोशिश करोगे तो वही गलती फिर से करोगे। अरविंद चुप रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो सब कुछ कहना चाहता हो पर शब्द नहीं मिल रहे थे। रिया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। आप बुरे नहीं हैं अरविंद, बस आपने खुद को नफरत के अंधेरे में खो दिया था। कभी उस अंधेरे से बाहर आओ तो शायद फिर किसी दिन हम इंसान बनकर बात कर सके, पति पत्नी नहीं। वो इतना कहकर दरवाजे की ओर बढ़ी। अरविंद वहीं खड़ा रहा। रिया की चाल धीमी थी, पर हर कदम में एक आत्मविश्वास था। जब वो हवेली के बाहर पहुंची तो सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी, जैसे प्रकृति खुद उसे नई शुरुआत का आशीर्वाद दे रही हो। गाड़ी में बैठने से पहले उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। अरविंद बैल्कनी में खड़ा था, आंखों में नमी और चेहरे पर पछतावा। रिया ने हल्के से सिर झुकाया, जैसे उसे माफ कर दिया हो। गाड़ी आगे बढ़ी, धूल उड़ी और हवेली धीरे धीरे पीछे छूट गई। वो रास्ता लंबा था, लेकिन रिया के दिल में अब डर नहीं था। हर पेड़, हर हवा का झोंका जैसे उसे कह रहा हो कि अब तू आज़ाद है। उसने खिड़की से बाहर देखा, दूर आसमान में उगते सूरज को निहारा और मुस्कुरा दी। वो मुस्कान उसके पूरे चेहरे को चमका रही थी। वो मुस्कान जीत की थी। उधर हवेली में अरविंद अपने कमरे में बैठा था। उसने टेबल से वो चिट्ठी उठाई जो रिया ने छोड़ी थी। धीरे धीरे पढ़ता गया और हर शब्द उसके दिल में उतरता गया। अगर कभी दिल से मुझसे बात करना चाहो तो नफरत के बिना करना। उसने पेन रख दिया। आंखों से कुछ बूंदें गिरी, लेकिन वो आंसू नहीं थे, पश्चाताप के थे। हवेली में पहली बार किसी ने खुले दिल से माफ किया था, और अरविंद ने पहली बार दिल से महसूस किया था। कहानी यहीं पर एक खूबसूरत मोड़ लेती है, जहां एक लड़की अपनी हिम्मत से अपनी जिंदगी बदलती है और एक आदमी अपने दर्द को छोड़कर इंसान बनना सीखता है। रिया की नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी, पर अरविंद की असली यात्रा अब बस शुरू होने वाली थी। शहर बदल चुका था। अब रिया के आसपास वो बड़ी हवेली नहीं थी, ना वो पुराने डर, ना वो सन्नाटा। बस एक छोटा सा किराए का कमरा,
एक खिड़की और सामने एक चाय वाले का ठेला। पर उसी छोटे से कमरे में रिया को वो सुकून मिला जो हवेली के 100 कमरों में भी नहीं था। अब वो सांस ले पा रही थी, अपने मन से, अपनी मर्जी से। वो सुबह उठती, खिड़की खोलती, सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ती और वो मुस्कुराकर खुद से कहती, रिया, अब तो खुद की मालिक है। वो दिन भर काम की तलाश में निकलती, कभी किसी ऑफिस में जाती, कभी किसी स्कूल में, कभी ऑनलाइन काम के लिए पूछती। कई लोग इनकार करते, कई उसे देखकर मुस्कुराते, लेकिन उसके अंदर की हिम्मत अब टूटती नहीं थी। एक दिन उसे पास के एक एनजीओ में नौकरी मिल गई, वो जगह जहां औरतों को सिखाया जाता था कि कैसे वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। रिया को लगा, शायद किस्मत मुझे यहीं लाना चाहती थी। वो वहां हर दिन औरतों से बात करती, उन्हें सिखाती, उन्हें समझाती कि जिंदगी किसी आदमी की दया नहीं, खुद की मेहनत से बनती है। धीरे धीरे रिया की आवाज में आत्मविश्वास लौटने लगा। लोग उसे सुनते, उससे सीखते और कुछ तो उसे रिया दीदी कहने लगे। एक दिन एनजीओ में एक नया व्यक्ति आया, आदित्य, जो शहर के जाने माने पत्रकारों में से एक था। वो वहां महिलाओं की कहानी कवर करने आया था। रिया ने पहली बार उसे देखा, साधारण कपड़े पर बातों में गहराई। वो बाकी लोगों की तरह रिया को बेचारी नहीं समझ रहा था, बल्कि उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। उस दिन आदित्य ने रिया से कहा, आपकी आंखों में हमेशा एक अधूरी कहानी दिखती है, क्या वो खत्म नहीं हुई? रिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कभी कभी कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस उनका किरदार बदल जाता है। आदित्य ने कहा, तो अब आपकी कहानी में कौन सा किरदार है? रिया मुस्कुराई, अब मैं खुद अपनी कहानी की नायिका हूं। उसके शब्दों में वो ताकत थी जो किसी तूफान से भी बड़ी थी। आदित्य बस उसे देखता रह गया। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता दोस्ती में बदल गया, सच्ची, साफ और बराबरी वाली दोस्ती। रिया अब पहले जैसी नहीं थी, वो अब किसी की परछाई नहीं, खुद एक रोशनी बन चुकी थी। एक शाम जब एनजीओ में महिला दिवस का कार्यक्रम था, रिया को स्टेज पर बुलाया गया। वहां बहुत भीड़ थी, पत्रकार, अधिकारी, छात्राएं और बीच में आदित्य बैठा था। रिया ने माइक उठाया और बोली, मैं रिया मेहरा हूं और कभी किसी हवेली में बंद थी। मुझे लगता था मेरी आवाज की कोई कीमत नहीं, पर आज मैं ये कहना चाहती हूं कि अगर किसी और ने तुम्हें गिराया है तो खुद को उठाने की ताकत भी तुम्हारे अंदर ही है। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। कई औरतों की आंखों में आंसू थे और आदित्य की आंखों में गर्व। कार्यक्रम खत्म होने के बाद आदित्य रिया के पास आया और बोला, तुम्हारी कहानी सुनकर लगा जैसे कई रियाओं को जीने का हक मिल गया। रिया मुस्कुरा दी, बस यही चाहती थी कि मेरी आवाज किसी और की हिम्मत बन जाए। उसी रात जब वो घर लौटी तो उसे हवेली की याद आई, अरविंद की याद। वो सोच में डूब गई, क्या वो अब ठीक होगा? क्या उसने खुद को माफ कर लिया होगा? उसने फोन उठाया। कॉन्टैक्ट्स में अब भी उसका नाम था, मिस्टर कपूर। उंगलियां नंबर पर गईं, पर फिर उसने फोन वापस रख दिया। नहीं, उसने खुद से कहा, अब मैं पीछे नहीं जाऊंगी। वो बालकनी में खड़ी होकर आसमान देखने लगी। चांद पूरा था, जैसे जिंदगी का अधूरा हिस्सा अब पूरा हो गया हो। वो फुसफुसाई, धन्यवाद भगवान, मुझे तोड़कर भी नया बनाने के लिए। कुछ दूर एक अखबार छप रहा था। पहले पन्ने पर एक बड़ी हेडलाइन थी, रिया मेहरा, वो औरत जिसने डर को हिम्मत में बदला। आदित्य ने वो आर्टिकल लिखा था और वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब वो जानता था रिया सिर्फ एक औरत नहीं, वो एक कहानी थी जो लाखों दिलों को जगाने वाली थी। कहानी अब अपने आखिरी मोड़ की ओर बढ़ रही है, जहां अरविंद और रिया का रास्ता फिर से टकराता है, पर इस बार हालात और दिल दोनों बदल चुके थे। 5 साल बीत चुके थे। रिया अब किसी हवेली में नहीं, बल्कि अपने खुद के बनाए महिला सशक्तिकरण केंद्र में रहती थी। एक छोटा सा ऑफिस, जहां हर दिन दर्जनों औरतें आती। किसी की आंखों में डर होता, किसी के चेहरे पर दर्द, पर जब वो रिया से मिलती तो उनके अंदर एक नई उम्मीद जाग जाती। रिया अब सिर्फ नाम नहीं थी, वो एक मिसाल बन चुकी थी। टीवी इंटरव्यू, अखबारों में लेख और सोशल मीडिया पर लोग उसकी कहानी साझा करते। लेकिन उसके दिल में अब भी कहीं गहराई में एक कोना था, जो अब भी अधूरा था। वो कोना था अरविंद कपूर का। एक शाम जब रिया ऑफिस बंद कर रही थी, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने सोचा शायद कोई महिला मदद मांगने आई होगी।
दरवाज़ा खोला और सामने वही चेहरा था जिसे उसने कई सालों से नहीं देखा था, अरविंद कपूर। वो बहुत बदल चुका था। चेहरे पर अब घमंड नहीं, बस थकान और सच्चा पछतावा था। बालों में सफ़ेदी झलक रही थी और आंखों में नमी। रिया कुछ पल के लिए चुप रह गई। सन्नाटा छा गया। फिर उसने धीरे से कहा, यहाँ कैसे? अरविंद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सोचा था अगर कभी सुकून ढूंढना हो तो वहीं जाना चाहिए जहां उसे खोया था। रिया ने एक कुर्सी की ओर इशारा किया। बैठिए। दोनों कुछ देर तक बिना बोले बैठे रहे। फिर अरविंद ने कहा, मैंने बहुत देर कर दी रिया, पर मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैंने तुम्हारे पापा की कंपनी वापस उनके नाम कर दी है। अब सब कुछ कानूनी रूप से तुम्हारा है। रिया ने धीरे से कहा, मैंने अब वो सब पीछे छोड़ दिया है अरविंद। अरविंद बोला, मुझे पता है, पर मुझे वो सब लौटाना ज़रूरी था, क्योंकि मैंने तुमसे सिर्फ लिया था, अब लौटाना चाहता था। उसकी आवाज़ में सच्चाई थी। रिया ने उसकी तरफ देखा। वो आदमी जो कभी पत्थर जैसा था, आज टूटे हुए इंसान की तरह लग रहा था। इन 5 सालों में क्या किया आपने? रिया ने पूछा। अरविंद ने लंबी सांस ली। सब कुछ बेच दिया, हवेली, बिजनेस, गाड़ियां, सब। अब मैं बच्चों के लिए एक ट्रस्ट चलाता हूं। जिन्हें सहारे की ज़रूरत होती है, मैं बस उन्हें पढ़ने का मौका देता हूं। शायद इसी से थोड़ा सुकून मिला। रिया के होंठ पर हल्की मुस्कान आई। तो आप भी बदल गए? अरविंद ने कहा, नहीं रिया, तुम्हारी वजह से मैं इंसान बना। रिया की आंखें भर आईं। इतना कुछ बीत गया, इतना दर्द हुआ, फिर भी आप मुझसे मिलने आए। अरविंद ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ उन सब बातों के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ की। मैंने तुम्हें दुख दिया, तुम्हें तोड़ दिया, पर तुमने वो सब सहकर भी खुद को गढ़ लिया। आज तुम वही औरत हो जिसे मैं हमेशा पाना चाहता था, मजबूत, साफ, सच्ची। रिया के आंसू अब बह रहे थे, पर ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये राहत के थे। वो बोली, मैं आपको माफ़ कर चुकी हूं अरविंद, क्योंकि अगर माफ़ नहीं करती तो खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाती। अरविंद की आंखों में चमक आ गई। बस यही सुनने आया था। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी रही। फिर रिया ने कहा, क्या आप अब भी अकेले हैं आप? अरविंद मुस्कुराया। अब अकेलापन भी साथी बन गया है। रिया ने हंसते हुए कहा, अब आप फिलॉसफर बन गए हैं लगता है। नहीं रिया, बस अब समझ आया है कि प्यार पाना नहीं, प्यार देना असली जीत होती है। रिया ने कहा, और कभी कभी किसी को छोड़ देना भी प्यार का ही रूप होता है। दोनों हंसे, हल्की, सच्ची और शांत हंसी। कुछ देर बाद अरविंद था, अब चलता हूं, मेरी कहानी अब यहीं पूरी होती है। रिया बोली, नहीं, आपकी कहानी नहीं, आपका अध्याय खत्म हुआ है, कहानी अभी भी चल रही है, किसी और के रूप में। अरविंद ने सिर झुकाया। शायद सच कह रही हो। वो दरवाजे की ओर बढ़ा। रिया ने पीछे से कहा, अरविंद। वो मुड़ा। रिया ने मुस्कुराकर कहा, अगर फिर कभी रास्ते में मिलो तो अजनबी बनकर मत गुजरना। अरविंद की आंखें चमक उठी। वादा रहा। वो धीरे धीरे चला गया। रिया खिड़की के पास गई और आसमान की ओर देखा। हल्की हवा उसके बालों को छू रही थी। वो फुसफुसाई, कभी कभी जिनसे हम सबसे ज्यादा टूटते हैं वही हमें सबसे ज्यादा मजबूत बना जाते हैं। आसमान में बादलों के बीच से एक किरण निकली, जैसे भगवान ने भी सिर हिलाकर कहा हो कि हाँ, अब सब ठीक है। कुछ महीनों बाद रिया के सेंटर में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ। सफल महिला पुरस्कार उसे ही मिला। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, जिंदगी हमें हमेशा वही नहीं देती जो हम चाहते हैं, पर वो हमें वो बनाती है जो हमें बनना चाहिए। अगर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने हार मानने के बजाय हर दर्द को अपनी ताकत बनाया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आदित्य और बाकी महिलाएं खड़ी होकर रिया के लिए तालियां बजा रही थीं, और भीड़ में पीछे काले सूट में चुपचाप खड़ा कोई व्यक्ति मुस्कुराकर उसे देख रहा था। वो था अरविंद कपूर। उसने ताली नहीं बजाई, बस हाथ जोड़कर सिर झुकाया और भीड़ में खो गया। रिया ने एक पल के लिए उसकी झलक देखी,
फिर आंखें बंद करके कहा, धन्यवाद भगवान, मुझे सही वक्त पर सही सबक देने के लिए। और इस तरह ख़त्म होती है ये कहानी रिया और अरविंद की नहीं, बल्कि उस हर औरत की जो डर से लड़कर खुद की पहचान बनाती है। वो साबित करती है कि प्यार और दर्द दोनों ज़रूरी हैं, क्योंकि दर्द सिखाता है जीना और प्यार सिखाता है माफ़ करना।